सोल्यूशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तुम लोग फटाफट जो पॉइंट्स क्लियर हो उस पॉइंट्स को बोलते जाओ। हाँ, ठीक है, चलो। ओके, हाँ, तो सोल्यूशन क्या है? डेफिनेशन, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कितने? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के, दो या दो से ज़्यादा प्योर मैटर के जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, या थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन क्या हो? सेम हो। थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन क्या हो? एक जैसा हो। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। कौन कौन से? सोल्यूशन के दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट, दूसरे कंपोनेंट का नाम सोल्यूट। जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट वो सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट सोल्यूट। सॉल्वेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट कितना होगा? सिर्फ एक होगा, जबकि सोल्यूट जो होते हैं एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सोल्यूट कितने हो सकते हैं? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्वेंट एक ही सोल्यूट हो, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट हो, मतलब टोटल कंपोनेंट कितने हो? दो। ठीक है, सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर। सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। और सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात हो गई। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स में। पहला टाइप क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। हाँ, दूसरा क्या? डाइल्यूटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम हो, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। और डाइल्यूटेड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम। ठीक है, ये हो गया। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट सॉल्वेंट जो क्या डिफाइन करता है? फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, और जो सिर्फ एक हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट सोल्यूट जो क्या डिफाइन करता है? सोल्यूट जो होता है किसी भी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट। कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? सोल्यूट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट हो, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के अमाउंट ज़्यादा होते, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के अमाउंट कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सोल्यूशन। बात क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? अगली इसमें क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, फटाफट सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती क्या है? ऐसी टर्म्स जो आपको बताती कि आपका सोल्यूशन कितना पतला या कितना गाढ़ा है, या कितना डाइल्यूट या कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज बराबर क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज जो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पहले लिखते हैं फिर मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या बताता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा टर्म क्या होता है, हाँ ये ml में, ये दोनों ml में, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ml रख रहे हैं तो ये भी ml में रखेंगे, ये भी ml में रखेंगे। लीटर रख रहे हैं तो दोनों को लीटर में ही रखेंगे, बट जनरली हम ml में ही रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन के 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट हो, और इसका मतलब क्या होता है किसी भी सोल्यूशन के 100 ml में कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है। थर्ड क्या है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम बराबर क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बताता है आपको कि किसी भी सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में कितने ग्राम सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स हो गए मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होता है आपका, फोर्थ टर्म होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बताता है आपको नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी बताता है नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। फिफ्थ टर्म क्या होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बताता है आपको नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और 6 नंबर पर क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इतने टर्म क्लियर, ओके। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर एसिड के लिए जितना H+, बेस के लिए जितना OH-, और किसी भी सॉल्ट के लिए जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतने, ठीक है, ओके। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। और कोई बच्चा क्या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है जितने H+ हो, बेस के लिए क्या होता है जितने OH- हो, और सॉल्ट के लिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होते हैं उतना, ठीक है। जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98। इसमें कितने H+ प्रेजेंट है 2 H+ प्रेजेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास। आगे अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना हो ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो हम कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सोडियम का मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है सोडियम का मॉलिक्यूलर मास, एक सोडियम का 23, तो 2 का 23 × 2, एक कार्बन का
12 और एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये कितना हो गया 46 + 12 + 48। ठीक है, 46 + 12 + 48। ओके, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। ओके, 8 × 10 6 6 4 106 106। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आ गया 106। अभी इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास 106, इक्विवेलेंट बताना है। ये ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोनेट आयन को 2 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितने हो गए 2। या कार्बोनेट कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2, तो एन फैक्टर कितने हो गए 2। तो 106/2 तो 53। तो 53 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 53 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाकी नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना तो आता ही है। नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एक टर्म बचा था 7th नंबर में, वो टर्म क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस in the solution upon total numbers of moles। total numbers of moles। total numbers of moles। total numbers of moles। ओके, concentration term कुछ बचा, हाँ ppm। ओके, ppm बचा और स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगला टर्म क्या है ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, तो सोल्यूशन का अमाउंट लगभग सॉल्वेंट के अमाउंट के बराबर हो जाता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। और इसे कब नापते हैं, जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, ट्रेस क्वांटिटी हो सोल्यूट का अमाउंट ट्रेस क्वांटिटी हो, और सोल्यूशन जो हो हमारा ज़्यादा हो, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको हम किस में नापते हैं ppm में नापते हैं। क्योंकि कई हज़ार लीटर पानी में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन कर देंगे। ठीक है, आगे नवा क्या हुआ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आपकी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है ऑफकोर्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस के 1 लीटर में कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगर 2 सोल्यूशन को हम आपस में मिक्स करते हैं तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो जब 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगी। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। या नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी nr इक्वल्स टू
N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब दो को मिक्स करेंगे, दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 क्या है? पहले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। V1 क्या है? पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम। M2 क्या है? दूसरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। V2 क्या है? दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम। V1 और V2 दूसरे सोल्यूशन, पहले और दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये क्या है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अगला टर्म क्या है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। जब हम क्या करते हैं, पानी बढ़ा देते हैं या सॉल्वेंट का अमाउंट से बढ़ाते हैं, तो उस समय हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या आता है? हाँ, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। ठीक है, तो अगला क्या है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करना, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो उस समय M1V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M2V2, या फिर N1V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2V2। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ओके, अगला क्या है? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। और ये n फैक्टर क्या होते हैं? वही एसिड के लिए H प्लस आयन, बेस के लिए OH माइनस आयन और सॉल्ट के लिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़े, सॉल्युबिलिटी की बात करें। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहले किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ओके, तो अगली आप लोगों की छोटी सी हेडिंग क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी मतलब वो कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सोल्यूट घोल सकता है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ क्या होगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोलर सॉल्वेंट अपने अंदर पोलर कंपाउंड्स को और नॉन पोलर सॉल्वेंट अपने अंदर नॉन पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मतलब कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट किसी पोलर सॉल्यूशन में उतना डिसॉल्व नहीं होगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब जिस तरह का सॉल्वेंट होगा वो उसी तरीके का सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो ये क्या हो गया? लाइक डिसॉल्व लाइक। पहला फैक्टर सॉल्युबिलिटी का, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट डिपेंड करता है। जिस टाइप का सोल्यूट होगा वो उसी टाइप के सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या? अगर कोई सोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक है या जनरल केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन जनरल केस। ठीक है, मतलब अगर प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी, और एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगी। थर्ड फैक्टर क्या है? प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैसीय सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? समझो कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, हम गैसेस को पास में ला रहे हैं। ठीक है, गैसेस को पास में ला रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन पर नहीं होगा। किस सोल्यूशन पे होगा? ओनली गैसीय सोल्यूशन पे। और कैसा? कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसी के बाद आया सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आया? हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी लिक्विड सोल्यूशन में किसी गैसियस सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में किसी गैसियस सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो उस सोल्यूशन में क्रिएट होने वाला जो पार्शियल प्रेशर है उस सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सोल्यूशन में क्रिएट पार्शियल प्रेशर जो है उस सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन जीटा ए या जीटा बी भी लिख सकते हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, के एच। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू बार बार हम बदलते हुए देखते हैं। और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो गैस के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, गैस के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस के मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये के एच जो है किस ये पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट। हाँ हाँ, इसके बाद हेनरीज लॉ का एक स्पेशल कंडीशन आया, कौन सा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जब हम किसी लिक्विड सोल्यूशन में किसी लिक्विड सॉल्वेंट को घोल रहे हैं, ठीक है, या किसी लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट को घोल रहे हैं, कैसा, लिक्विड वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, तो उस सोल्यूशन में क्रिएट होने वाला जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होगा, उस सोल्यूशन में क्रिएट होने वाला पार्शियल प्रेशर उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करेंगे, देन राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, दो टाइप के लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं वोलाटाइल लिक्विड सब्सटेंस, दूसरे होते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड सब्सटेंस। वोलाटाइल लिक्विड सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिनके पार्टिकल्स में मूवमेंट देखने को मिलता है उनको हम वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे वाटर हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसे सब्सटेंस है, वोलाटाइल्स। और जिनमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो जब हम किसी वोलाटाइल सब्सटेंस को किसी क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर में वो वोलाटाइल लिक्विड जो होती है वेपर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये वेपर जाके इस कंटेनर की जो आउटर लेयर है उससे टकराती है। ठीक है, अब ये वेपर बाहर तो नहीं निकल पा रही है तो ये वापस नीचे की तरफ आएगी और इस सरफेस पे क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, तो वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, या द प्रेशर विच क्रिएट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब हम किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो अगर वो सोल्यूशन कैसा हो, वोलाटाइल हो, तो उस समय उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जो कि पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, वो जो होगा उस सोल्यूशन में प्रेजेंट उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर ए हमने क्या मान लिया, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वेपर प्रेशर क्लियर है, हाँ, तो मान लो हमारा ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है। ठीक है, ए भी वोलाटाइल सब्सटेंस है, ए भी वोलाटाइल सब्सटेंस है और बी भी क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, इस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। इस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी, प्योर सब्सटेंस ऑफ बी। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पी टी, और उसमें ए बी दोनों होंगे ना, तो ए के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पी ए, और बी के प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी बी।
तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा ए इन द सोल्यूशन, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूटिव बी या फिर जीटा बी। ठीक है, इतना क्लियर। आगे क्या होगा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू के जीटा ए। ठीक है, इफ जीटा ए इक्वल्स टू 1, जीटा ए इक्वल्स टू 1 कब, इन सोल्यूशन, तो इस समय इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट, और उस समय उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए। तो अगर जीटा ए इक्वल्स टू 1 है तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है। ठीक है, अब डाल्टन्स का पार्शियल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिव है, तो उन सभी गैसेस का जो प्रेशर होगा, उन सब गैसेस के क्रिएट हाफ ऑफ प्रेशर का जो सम होगा वो उस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, पी नॉट ए जीटा ए, पी बी क्या है, पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, इसके आगे ना हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से। ठीक है, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा हो जाएगा।